नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको हिंदुस्तान की वो अग्नि दिखाएंगे जिसे देखकर दुश्मन जल भुन जाएगा। आज भारत की उस मिसाइल मंडली से मिलने का दिन है जिसकी चर्चा अभी से चीन और पाकिस्तान तक हो रही है। ये खबर अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट पर आधारित है जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फिर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरब से उत्तर तक का मैराथन शो भी दिखाएंगे जिसमें अरुणाचल से चीन के लिए सेला टनल वाला हाई स्पीड संदेश है, तो असम के काजीरंगा से पीएम का जंगल सफारी वाला वाइल्ड लाइफ वीडियो एल्बम भी आया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी भी पहुंच रहे हैं, जहां वो धुआंधार बनारसी रोड शो करेंगे। फिर बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेंगे। टिकट के ऐलान के बाद ये पीएम का पहला काशी दौरा है। इसका वीडियो एल्बम हम आपको लाइव दिखाएंगे। फिर सत्ता में क्रोधी यूट्यूबर एल्विश यादव की खबर, जिसकी मॉल वाली मारपीट का वीडियो कांड रिलीज हुआ है। वैसे इस मामले पर एल्विश यादव की सफाई आ गई है, लेकिन आज हमने एल्विश के लिए सत्ता में एक सद्बुद्धि वाली कुंजी तैयार की है जिसे शेयर हम आपके साथ करेंगे और आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फिर सत्ता में एक ऐसी टेस्ट किट दिखाएंगे जो आपकी सांसों को बता देगी कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है। इस किट को आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। यह खबर आपके बहुत काम की है। इस पर भी सत्ता की सेहतमंद कुंजी आपके सामने खोलेंगे। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। आंध्र प्रदेश में नई दोस्ती, नया गठबंधन अब तय है। सूत्रों के अनुसार तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी एनडीए में आ रहे हैं। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। इतना ही नहीं, दावा है कि बीजेपी के साथ सीटों वाली डील भी फाइनल हो गई है। टीडीपी दोनों पार्टियों को 8 सीट देने को तैयार है। भारत ने आज धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 64 रन से हरा दिया और 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीत ली। इसी के साथ टीम इंडिया की अब टेस्ट मैचों में जीत और हार का आंकड़ा लगभग बराबर हो गया है। अब तक खेले गए 579 टेस्ट में भारत को 178 में जीत मिली और 178 टेस्ट में ही हार मिली। तो सत्ता में सबसे पहले आपको मिलवाते हैं नए भारत की मिसाइल मंडली से। इस मिसाइल मंडली में ऐसी मिसाइलें हैं कि दुश्मनों को डिप्रेशन हो जाए, उनका दिल बैठ जाए। हमारा फोकस अग्नि मिसाइल पर है। वैसे भारत के पास अग्नि सीरीज की 1 से लेकर अग्नि 5 तक है। मिसाइल पावर है ये भारत की। हिंदुस्तान ने इन मिसाइलों में नई तकनीक का इस्तेमाल करना अब चाहता है हिंदुस्तान, ताकि एक्यूरेसी और रफ्तार में इजाफा किया जा सके। इसी तैयारी का बड़ा हिस्सा है अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि मिसाइल का टेस्ट होगा। यह परीक्षण 11 और 16 मार्च के बीच कभी भी किया जा सकता है। मतलब 48 घंटे बाद किसी भी वक्त भारत की अग्नि शक्ति का वीडियो ट्रेलर रिलीज हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में 3500 किलोमीटर की रेंज में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। संभावना है इस परीक्षण में 3 मिसाइलों में से किसी एक का, 2 का या तीनों का परीक्षण हो। जिन मिसाइलों का परीक्षण होना है उसमें अग्नि 3, अग्नि 4 और सबमरीन से लॉन्च होने वाली K4 मिसाइल है। वैसे तो हिंदुस्तान के जंगी जखीरे में ऐसे कई घातक हथियार हैं जिनके नाम दुश्मनों के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है, लेकिन अग्नि मिसाइल अत्याधुनिक तकनीक से लैस वो जंगी सिपाही है जो दूर बैठे दुश्मन को मिनटों में मिट्टी में मिला सकती है। यह इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। सबसे बड़ी बात यह कि परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। इस मिसाइल पर परमाणु बम को भी फिट किया जा सकता है। मतलब अगर कहीं परमाणु बम से प्रहार करना हो तो अग्नि 3 मिसाइल बड़ी भूमिका निभाएगी। इस मिसाइल में थर्मोबैरिक हथियार भी लगाए जा सकते हैं। थर्मोबैरिक हथियार को वैक्यूम बम भी कहा जाता है, जो ऑक्सीजन सोखकर दुश्मन की सांसें छीन लेता है। अग्नि 3 मिसाइल में 2490 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ने की क्षमता है। ये MIRV तकनीक से लैस है। मतलब एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल की गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी एक और खासियत यह कि टारगेट से 40 किलोमीटर दूर गिरने पर दुश्मन के खत्म होने की 100% गारंटी है। यह आसमान में 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इससे क्या होगा, अगर भविष्य में अंतरिक्ष युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो यह दुश्मन सैटेलाइट्स को भी खत्म कर सकती है। यह मिसाइल रिंग लेजर माइक्रोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है। उड़ान के बीच अपना रास्ता यह बदल सकती है। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी गति है। कैसे इसकी गति और मारक क्षमता चीन और पाकिस्तान को डरा रही है, इसे आसान भाषा में समझाने के लिए
हमने इसकी दूरी और रफ्तार वाली एक वीडियो पूंजी तैयार की है। इसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब यह हुआ कि जंग जैसी स्थिति में यह मिनटों में बीजिंग इस्लामाबाद को बर्बाद कर सकती है। बीजिंग की दिल्ली से हवाई दूरी लगभग 3791 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार के हिसाब से दिल्ली से बीजिंग जाने में इस मिसाइल को सिर्फ 12.63 मिनट लगेंगे। इसी तरह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की बात करें तो इसकी हवाई दूरी 679 किलोमीटर है। यह मिसाइल सिर्फ 150 सेकंड में इस्लामाबाद तक पहुंचकर तबाही ला सकती है। एक और बात, चीन का बड़ा हिस्सा अग्नि 3 मिसाइल की रेंज में है। पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान इस मिसाइल की रेंज में। अग्नि मिसाइल परिवार का एक अहम सदस्य है जो दुश्मनों के लिए विनाशक और घातक है। नाम है अग्नि 4। सूत्रों की माने तो बंगाल की खाड़ी में 11 और 16 मार्च के बीच किसी भी दिन इसका भी परीक्षण हो सकता है। आज आपको इसकी शक्ति से भी परिचय करा देते हैं। जैसा कि नाम है, ये अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन इसमें लगाए जा सकते हैं। अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। अग्नि 4 में 1 टन का हथियार लोड किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है। भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने में भी कारगर साबित हो सकती है। अग्नि मिसाइल की ताकत वाली सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज़रील में आप उसकी क्षमताओं को देखिए। अग्नि अपने आप में मुझे लगता है 2 वजह से सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। एक, ये हमारी अपनी है। दूसरी, ये टेस्टेड है। अब हमें आ रहा है, हमारी इसके ऊपर महारत है। 3 से 4000 किलोमीटर का इसका रेंज होने की वजह से आप देखते हैं कि नो फ्लाई जोन 3500 का आपने डिक्लेयर किया है। जायज़ बात है कि आप इस रेंज के अंदर ही अंदर इसको टेस्ट फायर कर देखेंगे। का एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है वो है इसकी CEP, सेंट्रल एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि वो एक 40 मीटर की एक्यूरेसी में टारगेट एंड पर आती है। 3000 किलोमीटर दूर जाना और इस तरह की एक्यूरेसी लेना, तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड की एक स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम होगी। बात आती है K4 एक बिल्कुल अलग कैटेगरी इसलिए हो जाती है बिकॉज इट इज अ सबमरीन लॉन्च्ड। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ IRBM, बट इट इज सबमरीन लॉन्च, जो अपने आप में एक बहुत डिफरेंट थ्रेट क्रिएट करती है एज फार एज लॉन्च की, क्योंकि इट विल अमाउंट टू के सी से लॉन्च होकर, सबमरीन से लॉन्च होकर वो टारगेट जो है वो सरफेस के ऊपर लेती है। सो ये एक आपको डिस्टिंक्ट एज देता है और आपके सो कॉल्ड वुड बी एनिमी, और इस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कि चाइना को इसकी फिक्र सबसे ज़्यादा है। भारत की मिसाइल पावर वाले परिवार में एक और नाम है जिसका नाम है K4 मिसाइल। इसका भी परीक्षण 2 दिनों के बाद कभी भी हो सकता है। सिर्फ 20 सेकंड में आप इसकी ताकत को भी जान लीजिए। इसका नाम K4 है। यहाँ K का मतलब है कलाम से। ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। K4 मिसाइल सबमरीन से लॉन्च होती है, परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ऑपरेशनल रेंज 3500 किलोमीटर है। बीच रास्ते में दिशा बदलकर प्रहार की क्षमता रखती है। चीन भारत की तैयारियों से कैसे असहज और घबराया हुआ है, यह भी आज आपको जान लेना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग की सेना ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में नई मिसाइल ब्रिगेड बनाई है। यह चीनी 64 मिसाइल बेस का हिस्सा है। इस ब्रिगेड में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 की तैनाती की गई है। इस मिसाइल की रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर है। यह मिसाइल सिस्टम 10 पहिए वाली गाड़ी पर तैनात है, जिसे आसानी से जरूरत के हिसाब से मूव भी किया जा सकता है।
चीन की इस ब्रिगेड की तैनाती भारत के अग्नि 5 के जवाब में की गई। आज असम में पीएम मोदी का अलग ही अंदाज था। सिर पर टोपी, कभी हाथी पर बैठकर सवारी, कभी दूरबीन वाला दृश्यम, कभी फोटोग्राफी, कभी गजराज को गन्ना खिलाना, कभी खुली जीप में सवारी। चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने आज कुछ इसी तरीके का सियासी शनिवार की शुरुआत की। पीएम मोदी का ये हर अंदाज आज असम के काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिवर्स में पूरी तरीके से देखने को मिला रिजर्व में। और पीएम मोदी ने काजीरंगा में जंगल सफारी का आनंद भी लिया। इसके बाद पीएम का जुबानी हमले वाला भी आक्रामक अंदाज देखने को मिला। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए भी काजीरंगा किसी स्वर्ग की तरह है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने असंवेदनशीलता और आपराधिक संरक्षण के कारण असम की पहचान, यहां के राइनो वो भी संकट में पड़ गए थे। लेकिन हमारी सरकार यहां आके लोगों के प्रयासों से 2022 में ये संख्या 0 हो गई है। दो 2024 काजीरंगा नेशनल पार्क का गोल्डन जुबिली वर्ष भी है। मैं असम के लोगों को इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं और मैं देशवासियों को भी कहूंगा कि गोल्डन जुबिली ईयर है काजीरंगा का, आपके लिए भी यहां आना बनता ही है। मैं काजीरंगा से जो यादें लेकर आया हूं, ये यादें जीवन भर मेरे साथ रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। असम के बाद पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां पश्चिम कामेंग जिले के बैसाखी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। यह इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। चीन सीमा से लगी इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 55,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सेला टनल का उद्घाटन सिर्फ विकास और नई सुविधाओं का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह विस्तारवादी चीन को भारत की सीधी चुनौती है। असम के तेजपुर और अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली इस टनल की खासियत को जान लीजिए। टनल के बनने से चीन बॉर्डर तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, टनल के बनने के बाद मिलिट्री का मूवमेंट चीन की सीमा तक बेहतर रहेगा। भारत की सेना कम समय में हथियार और मशीनरी मूव कर पाएगी। इसके जरिए चीन बॉर्डर से लगे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। बारिश बर्फबारी के दौरान यह इलाका देश के बाकी हिस्सों से महीनों तक कटा रहता था। साल 2019 में पीएम मोदी ने इस टनल की आधारशिला रखी थी। अब 825 करोड़ रुपए की लागत से यह टनल तैयार हो चुकी है। दस सालों में हमने यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया। लगभग 1 दर्जन शांति समझौते लागू किए।
हमने अनेक सीमा विवाद सुलझाए। अब विकास का अगला कदम नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री के विस्तार करने का। अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। केंद्र में मजबूत और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर, मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। कैसे हमारे यहां काम हो रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह शानदार टनल बनाई है। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। अब देखिए 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना, 2019 में। और आज क्या हुआ? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ जनसभा के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचने वाले हैं। वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। आपको बता दें कि 17 दिनों में पीएम का दूसरा काशी दौरा है। तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद पहला दौरा है। 28 किलोमीटर लंबे रोड पर वो रोड शो करेंगे। पुष्प वर्षा से पीएम के स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। ढोल नगाड़ों के साथ ग्रैंड वेलकम की भी तैयारी है। रास्ते में स्वागत के लिए डमरू दल मौजूद रहेगा। रोड शो के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 22 फरवरी को काशी दौरे पर गए थे। ये 10 साल में पीएम का 44वां काशी दौरा है। पीएम मोदी के काशी भ्रमण और बाबा विश्वनाथ के दर्शन की एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आप तक पहुंचती रहेगी। और सत्ता में अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो सोशल मीडिया की उस युवा खेप से जुड़ी हुई है जिन्हें बहुत कम वक्त में लोकप्रियता मिल जाती है, लाखों फॉलोअर्स मिल जाते हैं और फिर इन युवाओं में से कुछ लोगों के घमंड का खाता ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ऐसे ही एक विवादित यूट्यूबर का नाम है एल्विश यादव। जिस देश में कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किए जाने की पहल सरकार की ओर से की गई है, उसी देश में एल्विश यादव जैसे कुछ स्वयंभू कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो कंटेंट बनाने से ज्यादा हिंसा पर फोकस कर रहे हैं। इनकी गुंडागर्दी की रील्स बन रही हैं, विवादों वाले वीडियो रिलीज हो रहे हैं। एल्विश यादव की हरकतें ऐसी हैं जैसे वो ये संदेश दे रहे हो कि किसी को मारना पीटना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सिस्टम उनकी जेब में है। गुस्से और घमंड की आग में जल रहे एल्विश यादव के सम्मान में इतनी बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि एल्विश का नया विश मार्केट में रिलीज हो चुका है और हो सकता है वो विशैला वीडियो फॉरवर्ड होते हुए आपके मोबाइल तक भी पहुंच चुका हो। इस वीडियो में एल्विश यादव अपने कुछ साथियों के साथ मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर नाम के एक यूट्यूबर को पीट रहा है। इस वीडियो के कारण अब एल्विश यादव पर गुरुग्राम के एक थाने में FIR दर्ज हो चुकी है। एल्विश यादव पर आरोप है कि उसने खुलेआम एक मॉल में गुंडागर्दी वाली गर्मी दिखाई, सागर ठाकुर से मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इन्हीं आरोपों के आधार पर एल्विश के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और अब एक्शन भी होने वाला है। लेकिन जल्दी से यह भी समझ लेते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। दरअसल मुंबई में एल्विश यादव ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में हिस्सा लिया था। उस लीग में एल्विश यादव स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के गले में हाथ डाले नजर आए थे।
जबकि पहले दोनों के बीच मनमुटाव था। सागर ठाकुर ने एल्विश के उसी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था और वीडियो में सागर ने एल्विश का मजाक उड़ाया। दावा है कि इस बात पर दोनों में बहस हुई और इसी के बाद एल्विश यादव ने अपने साथियों के साथ गुरुग्राम के मॉल में सागर ठाकुर को पीट दिया। इसलिए आज खुद को सेलिब्रिटी समझने की भूल करके घमंड की आग में गुंडई करने वाले लोगों को यह समझना होगा कि वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और पैसा कमा सकते हैं, लेकिन गुंडागर्दी वाली जो रील्स और वीडियो वो बना रहे हैं उन्हें ये देश कभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेगा, क्योंकि इस देश में कभी भी गुंडागर्दी, हिंसा और घमंड को मान्यता नहीं मिल सकती। जैसे आया मैंने बोला भाई बैठो, और जैसे ही मैंने बैठने बोला वो कह रहा मैं हाथ मिलाने नहीं आया, मारने आया हूँ। उसके बाद उसने अटैक कर दिया, यहाँ पे मारा था उसने घुटनों से। उसके बाद स्पाइन पे ये जो एरिया है, अभी कल पेन किलर लिया था मैंने तो आराम है, नहीं तो कल तक मैं ये गर्दन ढंग से हिला भी नहीं पा रहा था। और ये पीछे की जो पीठ वाली स्पाइन है बहुत दर्द कर रही थी। ऐसे जो थे वो थोड़ा सा मतलब लाइटली ले रहे थे। फिर FIR जो मैंने वो रखा था कि इसको मर्डर टू अटेम्प्ट में रखना है, ये वो मैंने सब समझा दिया था। एप्लीकेशन भी लिखी थी, एक ड्राफ्ट बनाया था, उसमें मैंने साफ साफ मेंशन किया था कि ये IPC के तहत मैं वो करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर रिटर्न में करवाया और जब सब कुछ हो गया तो SHO चले गए और जाने के बाद अपने किसी इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं। फिर मेरी बात होती है कि अभी पब्लिक मत जाना, इसको हम अपने तरीके से मतलब थोड़ा प्राइवेट में ऐसे रह के करते हैं इसको सॉर्ट। कई बार ऐसा उसके साथ केस हुआ है, कई लड़के को उसने पीटा है, जो सोशल मीडिया पे देखा है हमने। उस हिसाब से एल्विश यादव हमेशा गुंडागर्दी करने पे तुला हुआ है, किसी को भी वो मार के पैसे के बल पे बच जाता है। ये हरियाणा पुलिस की नाकामी है या जो भी है। पुराने जमाने में एक सेलिब्रिटी बनने के लिए हुनर, कुशलता और धैर्य के साथ साथ नैतिकता की जरूरत होती थी। लेकिन आज के दौर में स्वयंभू सेलिब्रिटीज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इन शब्दों से कोसों दूर है और उन्हें लगता है कि अब विवाद ही लोकप्रिय होने की सबसे आसान सीढ़ी है। वैसे इस पूरे मामले पर एल्विश की ओर से भी सफाई आ गई है। इस खबर के दोनों पक्ष समझने के लिए इस सफाई को भी सुनना जरूरी है। वैसे आज एल्विश को वैचारिक तौर पर दुरुस्त करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आए दिन उनके हिंसात्मक और जहरीले विवाद किसी वेब सीरीज के एपिसोड की तरह टेलीकास्ट होने लगे हैं। फिर चाहे वो हाल ही में रेस्टोरेंट में एक शख्स को थप्पड़ मारने वाला वीडियो हो, सांपों के जहर वाली रेप पार्टी करने का आरोप हो या फिर मॉल में किसी को पीटने का वीडियो। इस समय एल्विश यादव को शांति से बैठकर, ठंडा पानी पीकर, गहरी सांस लेते हुए गहन आत्ममंथन करने की जरूरत है। इससे उनका क्रोध कंट्रोल में आ सकता है। हालांकि इससे घमंड काबू में आने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए एल्विश को अतिरिक्त प्रयास करना होगा। इसलिए सत्ता की ये कुंजी एक तरह से एल्विश यादव के लिए सद्बुद्धि की कुंजी है। और अब नजरिया 9। आपने कभी सोचा है एल्विश यादव जैसे निम्न स्तर के यूट्यूबर इतना फलते फूलते कैसे हैं? उन्हें यह हिम्मत मिलती कहां से है और वो खुलेआम गुंडागर्दी ऐसे कैसे कर लेते हैं? क्या इसमें उन नेताओं की गलती है जो एल्विश यादव जैसे लोगों को अपने मंच पर जगह देते हैं, संरक्षण देते हैं? और सिर्फ नेता ही क्यों, क्या इसकी जिम्मेदारी उन अभिनेताओं पर नहीं है जो एल्विश यादव के घमंड, गुंडागर्दी और हिंसा को टैलेंट के तराजू में तोलते हैं और टीवी पर जगह देकर करोड़ों लोगों के मन में एल्विश के विष का प्रसारण करते हैं? आज एल्विश के साथ साथ ऐसे सभी लोगों को आत्ममंथन की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि सत्ता की इस कुंजी की गूंज एल्विश यादव को देर तक सुनाई देती रहेगी, लेकिन ये तभी होगा जब हमारे न्यूज मित्र इस रील को इतना शेयर करें कि ये एल्विश यादव और उनके घर के बड़े बुजुर्गों तक पहुंच जाए। एल्विश यादव पर इस समय चारों तरफ से सद्बुद्धि की वर्षा होनी चाहिए, तब शायद कुछ सुधार उनमें आ पाए। और सत्ता में अब आपकी सेहत से जुड़ी 2 खबरें जो भारत में डायबिटीज और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से संबंधित हैं। आपको जल्द 2 ऐसी किट मिलने वाली हैं जो चंद सेकंड में ये बता देंगी कि कहीं आप शुगर के मरीज तो नहीं हैं या फिर आपको कैंसर का खतरा तो नहीं है।
इसमें से एक किट IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने बनाई है, जिसमें गुब्बारे में सांस भरने से ही डायबिटीज का पता चल जाएगा, जबकि दूसरी किट के प्रायोजक हैं ICMR के वैज्ञानिक, जिससे आपके पसीने से पता चल जाएगा कि कहीं आपके शरीर में कैंसर वाला लेड तो नहीं है। ये दोनों खबर आपके और आपके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद हैं। पहली कुंजी उस टेस्ट किट पर जिसमें सांस से शुगर की जांच हो जाएगी, यानी ब्लड टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केट में जल्द ऐसी टेस्ट किट आ रही है जिसमें गुब्बारे में सांस भरने से पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति को शुगर तो नहीं है। IIT मंडी ने इस किट को बनाया है और इसका नाम है नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर। दावा है ग्लूकोमीटर में सैंपल के नतीजे गलत होने की आशंका 55% होती है, जबकि इसके नतीजे गलत होने की आशंका सिर्फ 1% है। इसमें कई मल्टी सेंसर लगे हैं, इसलिए इसकी कीमत करीब 16,000 रुपए है। बड़ी बात यह कि इस किट में कुछ ऐसे सेंसर भी लगाए जा रहे हैं जो हार्ट अटैक का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पहले शुगर वाली टेस्ट किट पर एक रील देखिए, फिर कैंसर वाले लेड को आपके सामने रखेंगे। हमने एक नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर बनाया है जो कि आपके ब्रेथ से आपकी सांस और बॉडी वाइटल्स, ऑक्सीजन लेवल, इन सब चीज़ों की मदद से आपको बता सकता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, यानी कि आपके ब्लड में, आपके खून में ब्लड शुगर कितना है। Now we'll give this blood sample and we'll pass it on to our sensor. So we'll put the cap on and we'll slowly diffuse the air into this vacuum type setup. Here's one we'll slowly diffuse the air into the sensors, and parallelly we can see the readings of the sensors on influx TP cloud. So as you can focus over here. Earlier, the readings were a bit stable, and now it's started rising above. We'll wait for a peak, and we'll wait for the readings to get stable. So we'll capture only this much amount of data, and we'll download the CSV. Now we have the data ready. Now this is the data of sensors, but parallelly we also want the data of body vitals. So we'll get the body vitals tested, and then we'll perform the final test. हमारे केस में हमें 99% एक्यूरेसी अचीव हुई है, यानी कि अगर आप 100 बार टेस्ट करते हैं तो केवल एक बार ऐसा हो सकता है कि आपको गलत रिपोर्ट दिखाई जाए। और अब सत्ता में वो खतरा जिससे बहुत सारे लोग अनजान हैं, जो किसी को इतना बीमार बना सकती है कि नौबत कैंसर तक आ सकती है। इस खतरे का नाम है लेड, जो एक जहरीली धातु है, लेकिन ये कब और कैसे आपके शरीर में पहुंच रही है इसका पता आपको नहीं चलता। पर अब ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस पर एक अच्छी खबर दी है। अब आपके पसीने से पता चलेगा कहीं कहीं आपको कैंसर का खतरा तो नहीं है। ब्लड टेस्ट से पहले किसी का पसीना बता देगा कहीं शरीर में हानिकारक लेड तो नहीं है। जो जहरीला लेड गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, उसे पकड़ने वाली किट अब आ चुकी है। इसलिए आज हमने भी अपने न्यूज मित्रों के लिए जानलेवा लेड के खतरे पर सावधान करने वाली एक कुंजी तैयार की है। दरअसल ICMR के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी रिसर्च का दावा किया है। ICMR ने ऐसी किट बनाई है जिससे शरीर में लेड का पता चलेगा। लेड पकड़ने वाली इस तकनीक का नाम है ट्रांसडर्मल पैच सिस्टम। इसमें किसी व्यक्ति के गले या शरीर का वो हिस्सा जहां काफी पसीना निकलता हो, वहां एक तरीके का ट्रांसडर्मल पैच सिस्टम पैच लगाया जाता है। इसके बाद पसीने को लेड पकड़ने वाली किट में डाला जाता है, और अगर ट्रांसडर्मल पैच में रंग बदल जाता है तो इसका मतलब यह है कि शरीर में जानलेवा लेड है। लेकिन आप में से बहुत सारे न्यूज मित्रों में ये नहीं जानते होंगे कि ये लेड होता क्या है और कैसे हमारे या बच्चों के शरीर में ये प्रवेश करता है। लेड यानी सीसा, जो एक तरीके की जहरीली धातु होती है। लेड का इस्तेमाल दीवार या सामान पर होने वाले कुछ पेंट में किया जाता है। कुछ पानी के पाइप में भी लेड का इस्तेमाल होता है, और हो सकता है ऐसा ही कोई पाइप आपके घर में भी लगा हो। चीनी मिट्टी के कुछ बर्तनों में भी लेड की मात्रा हो सकती है। साथ ही खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स में भी लेड हो सकता है। चाइनीज खिलौनों के अंदर भी लेड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहां भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा पुरानी और एंटीक वस्तुओं में भी लेड का प्रयोग मुमकिन है। पुराने अखबारों की प्रिंटिंग में जिस स्याही का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें भी लेड इस्तेमाल होता था। हालांकि अब ये कम हो गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मिट्टी के जरिए फल और सब्जियों में भी लेड पहुंच सकता है, और फिर यह आपके शरीर में जा सकता है।
ये लेड नाम का खतरनाक धातु आपकी सेहत को की जो सत्ता है उसको खराब कैसे कर सकता है, ये भी देख लीजिए। शरीर में जाने के बाद लेड बोन मैरो, लीवर और दांत में जमा हो जाता है। इसके बाद खून के जरिए शरीर में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। लेड शरीर में जाने के बाद थकान, पेट में दर्द और एनीमिया के लक्षण दिखाता है। ये बच्चों के दिमाग पर बहुत तेजी से असर करता है और उनकी सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा लेड शरीर में होने से गर्भवती महिलाओं में मिस कैरेज का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होने का रिस्क बन जाता है और अगर समय पर लेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो आने वाले वक्त में यह कैंसर तक बन सकता है। लेकिन अब इसी लेड को पकड़ने वाली किट आ गई है जो पसीने से बता देगी कि शरीर में लेड तो नहीं है। लेवल को जांचने के लिए हमें ब्लड की ज़रूरत ना पड़े, हमने इसके लिए पसीने के नमूनों में ही हमने लेड का मात्रा जांचने के लिए एक ट्रांसडर्मल पैच टाइप का डिवाइस डेवलप किया है, सिस्टम डेवलप किया है, जो कि एक स्टेप में आपको बता सकता है आपके पसीने में लेड का मात्रा कितना है। लेड के अगर लंबे समय का एक्सपोजर हो और कांस्टेंट एक मात्रा से ऊपर का एक्सपोजर हो तो बिल्कुल कैंसर का कारक बनता है। बोन मैरो सप्रेशन से कराते हुए अन्य जगहों पे जाके खास करके लंग कैंसर, स्टमक कैंसर और कुछ तरीके से हेमेटोलॉजिकल कैंसर कर सकते हैं जिसमें ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसी चीजें होती हैं, इसका कारक बन सकता है। एक्यूट टॉक्सिसिटी में कैंसर नहीं होता है। प्रेग्नेंट वीमेन में मिसकैरेज भी हो सकता है और प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकता है और मेल्स में स्पर्म क्वालिटी और काउंट कम हो सकते हैं। और इसके अलावा हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर वगैरह भी हो सकता है एडल्ट्स में और उनमें भी कंसंट्रेशन कम हो जाना और इरिटेबिलिटी, एब्डोमिनल पेन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।